नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देहरादून में आयोजित रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संत समाज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित संत, जिनमें आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज और जूना पीठेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी भी शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन किया। संतों ने उन्हें देवभूमि का संरक्षण बताते हुए धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी न केवल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, बल्कि परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए भी ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। संत समाज में उन्हें रजत जयंती वर्ष की शुभकामना देते हुए उन्हें धर्म और संस्कृति का सच्चा पुरोधा बताया है। देहरादून में राज्य युवा महोत्सव 2025-26 का आगाज आज से होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये उत्सव 6 से 8 नवंबर तक चलेगा और 3 दिनों तक युवाओं के हुनर, कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम रोजाना सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न आकर्षक गतिविधियां शामिल होंगी। पूरे महोत्सव का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जा रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं और दर्शकों के पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। और आपको बता दें, ये जो महोत्सव है, इसका उद्घाटन सीएम धामी ने किया है। 6 से 8 नवंबर तक परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज से राज्य युवा महोत्सव 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है। सीएम धामी इसका उद्घाटन करेंगे और 6 से 8 नवंबर तक परेड ग्राउंड में चलेगा ये आयोजन। तो आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज से राज्य युवा महोत्सव 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है और सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये विशेष सत्र 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चला, जिसमें प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में गंभीर चर्चा हुई। कुल 20 घंटे 23 मिनट तक चली इस कार्रवाई में विभिन्न विधायी मुद्दों, नीतिगत प्रस्तावों और राज्य हित से जुड़े निर्णयों पर विस्तृत विमर्श हुआ। सत्र के दौरान विधायकों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने सुझाव और विचार रखे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इस प्रकार 3 दिनों तक चले इस विशेष सत्र का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से समापन हुआ है। देहरादून में पहली बार महिला क्रिकेट लीग आयोजित की जा रही है, जो शहर के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 25 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर की महिला खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेंगी। इस लीग का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच प्रदान करना और उत्तराखंड में महिलाओं के क्रिकेट को नई दिशा देना है। आयोजन के साथ देहरादून तेजी से महिला क्रिकेट का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां खेल सुविधाओं और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। ये लीग न केवल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगी, बल्कि शहर की खेल संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और आपको बता दें, ये महिला क्रिकेट का जो लीग है उसका आयोजन होगा। ये पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है। 25 नवंबर से शुरू होगा ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। और आपको बता दें, ऐतिहासिक पल है उत्तराखंड के लिए, जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इस महिला क्रिकेट जो मैच का आयोजन किया है और पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। 25 नवंबर से शुरू होगा ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको बता रहे हैं, ऐतिहासिक पल है उत्तराखंड में, जब महिला क्रिकेट जो है वो 25 नवंबर को ये खेला जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मसूरी के माल रोड स्थित शहीद स्थल पर पर्वतीय मैदानी एकता मंच द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में आंदोलन के दौरान शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई और सामूहिक रूप से ये संकल्प लिया गया कि उनके अधूरे सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। मंच की महासचिव लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन पर्वतीय और मैदानी जनता के एकजुट संघर्ष का प्रतीक रहा है, जबकि आज कुछ लोग समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि एकता ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और इसी भावना के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाना होगा।
महिलाओं, युवाओं और किसानों के संघर्ष को राज्य निर्माण की असली नींव बताते हुए उन्होंने सामाजिक विघटन फैलाने वालों का विरोध करने की अपील की। मंच की उपाध्यक्ष अनीता तिवारी ने महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ राज्य में विकास कार्यों की प्रगति और कई क्षेत्रों में अब भी मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सम्मान कार्यक्रम केवल मसूरी में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित किए जा रहे हैं और विभिन्न विषयों पर बुद्धिजीवियों के साथ संवाद की श्रृंखला चलाई जा रही है। कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि उत्तराखंड का भविष्य एकता में सुरक्षित है और राज्य के विकास में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। देखिए, ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम आज उत्तराखंड की रजत जयंती के वर्ष में आज रजत जयंती यहाँ पे मना रहे हैं और इसी के परिवेश में हमारी जो पर्वतीय मैदानी एकता मंच है उसके द्वारा हमने जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और जो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया, उनके परिवारजनों को यहाँ पे हम लोग आज सम्मानित करने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं, उत्तराखंड राज्य किन परिस्थितियों में हमने लिया, इनके लिए किन किन लोगों ने शहादत दी, तमाम हमारे लोग जेलों में गए, उत्तराखंड के तमाम लोगों ने संघर्ष किया, उन संघर्ष को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इस इतिहास से रूबरू रहे, उसको उत्तराखंड का इतिहास मालूम हो, उन सब चीज़ों के लिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि उत्तराखंड का जो आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे, उस सब के लिए हमने ये आज यहाँ पे राज्य जो आंदोलनकारी है उनको सम्मानित करने का हमने यहाँ पे प्रयास किया। आज उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो रहे हैं और निश्चित रूप से जब हम पिछले 25 वर्षों में देखते हैं तो उत्तराखंड राज्य तो हमें ज़रूर मिला है, लेकिन आज भी उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे तमाम उत्तराखंड की जो भू कानून की समस्या है, निवास की समस्या है, वो तमाम मुंह बाए खड़ी है हमारे सामने। और हमारा यही प्रयास है कि उत्तराखंड में जो आपसी भेदभाव है, भाईचारा है, उसको कायम रखने के लिए हमारी ये जो समिति है पर्वतीय मैदानी एकता मंच, हमारा उद्देश्य भी यही है कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए, समृद्ध उत्तराखंड के लिए, हमारा नारा भी है समग्र उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए लगातार लोग जागरूक करें जनता को और सरकार तक इसकी आवाज़ उठाएं। देखिए, दिनेशपुर स्थित स्वर्गीय पुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की गंभीर कमी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश उठाया। कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और खाली पड़े डॉक्टरों के पदों को तुरंत भरने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल स्थापना के बाद से अब तक यहां केवल एक ही डॉक्टर तैनात था, जबकि क्षेत्र की आबादी लाखों के पार पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वो एकमात्र डॉक्टर भी ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन उनकी जगह आज तक किसी स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। उपलब्ध अस्थायी डॉक्टर दोपहर 2 बजे तक ही रहते हैं, जिसके बाद आपात स्थिति में मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। महाजन ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों के अभाव में ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग निष्प्रभावी हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण तथा डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इतना गंगा बह गया कि पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। केवल विधायक नहीं है, विधायक से पहले मंत्री भी था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में एक अधूरा शमशान घाट बना बस, तो इसलिए विकास का गंगा ऐसा बह रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार था, हरीश रावत जी की सरकार था, तो उन्होंने यहाँ लेडी डॉक्टर कभी भी नहीं था। स्पेशल हम लोगों के कहने पे एक लेडी डॉक्टर का यहाँ अपॉइंटमेंट करवाया, यहाँ रहते थे। विगत कई सालों से केवल झूठी अफसरशाही दिया जाता है कि डॉक्टर नियुक्ति करेंगे और आज तक कोई डॉक्टर नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ से मैं 20 बार अपने फ्री सेवा एम्बुलेंस से मरीज लेके गया हूँ कि डॉक्टर जब भी यहाँ पे कोई मरीज आता है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई न्यूरोसर्जन की जरूरत है, यहाँ तत्काल कह देता है डॉक्टर की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आज तक इतने कहने के बावजूद भी अगर ये कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो अब कांग्रेसियों का अनिश्चितकालीन धरना
भविष्य में किया जाएगा और उसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं। जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला है, परसों में दो बार गया हूँ जिले में, 95 बच्ची एडमिट है और एक हमारे अमृतनगर 2 नंबर का जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ था वहाँ से। पहली मांग ये जो दिनेशपुर जो सरकारी हॉस्पिटल है इसमें अब स्थायी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर वो भी डिपार्टमेंट का स्थायी डॉक्टर नहीं है, कोई NCERT ना क्या कह रहे थे कल एक डॉक्टर साहब थे उस शायद संविदा पे हैं तो उनको यहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बुलाया गया है। ये और 2-3 जगह भी जाते हुए डॉक्टर साहिबा। तो इसके अलावा यही हाल गुलरगोद सरकारी हॉस्पिटल का भी यही हाल है। एक महिला डॉक्टर यहाँ पे है और गाइनों की यहाँ आई थी डॉक्टर सोनाली, ठीक करके आप लोग भी तो पत्रकार बंधु आप लोगों को भी पता होगा, वो खाली है। सितारगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के 2 अलग अलग खाली पड़े प्लॉटों में एक साथ 2 अजगर सांप बरामद किए गए। दोनों स्थलों पर अजगर मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और इलाके में इस घटना की खूब चर्चा होने लगी। वहीं स्थानीय निवासी गुलजार खान ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों अजगरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि दोनों सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उन्हें उचित और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के खतरे की आशंका टल गई। घटना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन लगातार 2 अजगर मिलने से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह के कारण अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में बसों का संचालन प्रभावित रहेगा। बड़े स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए परिवहन निगम की लगभग 400 बसों को ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है, जबकि 170 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। इससे पर्वतीय और मैदानी रूटों पर चलने वाली नियमित सेवाओं पर असर पड़ेगा। केवल देहरादून मंडल से ही 230 बसें समारोह की व्यवस्थाओं में लगाई जाएंगी। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में प्रदेश भर में सिर्फ 815 बसें ही सामान्य रूटों पर चल पाएंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दें, अगले रजत जयंती के अवसर पर जो है बसों के रूट बढ़ा दिए गए हैं और 400 बसें कार्यक्रम में तैनात की गई हैं, 170 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनीता जुड़ रही हैं। अनीता, रजत जयंती के अवसर पर जो बसें हैं वो 400 बसों को और लगाया गया है और 170 करीब बसें रिजर्व में रखी गई हैं। क्या आपके पास और क्या खबर है रजत जयंती पर और क्या खास होने वाला है? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं आपको बता दूं कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर काफी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी ने बहुत ही बड़ा इसको उत्सव बना है और इस दौरान 400 बसें कार्यक्रम में तैनात रहेंगी और 170 बसों को रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर देहरादून मंडल की बात की जाए तो 230 बसें व्यस्त रखी गई हैं और प्रदेश में सिर्फ अभी तक 815 बसें चल रही हैं। जी आलोक जी। अनीता, और जो आम लोग हैं उनको लिए भी क्या रास्तों को बंद किया गया है, डाइवर्जन किया गया है? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बता दूं कि राज्य स्थापना दिवस है, इसको लेकर रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है। तो हालांकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कहीं भी जो आम आदमी है उनको बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो आने जाने में। आलोक जी। अनीता, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, रजत जयंती के अवसर पर 400 करीब बसों को लगाया गया है देहरादून में और 170 के आसपास बसों को रिजर्व रखा गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी आम जनता को ना हो। बद्रीनाथ धाम में हाल ही में हुई बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सर्द हवाओं की चपेट में ले लिया है, जिससे तीर्थ क्षेत्र में ठंड का असर काफ़ी बढ़ गया है। तापमान में गिरावट के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं ताकि कपाट बंद होने से पहले वो अंतिम दर्शन कर सकें। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति भी बढ़ते आवागमन को देखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगातार जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आगामी 6 महीनों तक धाम के दर्शन संभव नहीं होंगे। इसलिए ठंड और बर्फबारी के बीच भक्तों का उमड़ता सैलाब धाम के एक विशेष धार्मिक वातावरण बना रहा है। और आपको बता दें
25 नवंबर को बद्रीनाथ के जो कपाट है बंद कर दिए जाएंगे। इसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो पहले ही दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और आपको बता दें बड़ा सैलाब बद्रीनाथ पहुंच रहा है, क्योंकि 25 नवंबर से शीतकाल के लिए जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और इसके मद्देनज़र जो समिति है वो देख रही है कि जो व्यवस्था है वो पूरी दुरुस्त की जाए ताकि किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसमें धामी सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है और तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रही है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को ना झेलनी पड़े। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।